Assalamu alaikum, grade 7. How are you? I hope, wish and pray that all of you are hale and hearty, happy and content, diligent and meticulous, safe and healthy. And all of you know who I am. Yes, you do. I'm Faiza Nadeem, your English teacher. And what we are going to do today, I am not going to tell you that until I give you all of my best prayers and wishes. अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरा दोनों में कामयाब रखे. चलो, let's move on towards the board and find out what we are going to do today. जी, मेरा बहुत प्यारा बेटा और बहुत प्यारी बिट्टो, the board has asked you to take your Oxford Progressive Reader book 7 out immediately. और कौन सा यूनिट हम आज कर रहे हैं? हम आज बिट्टो कर रहे हैं यूनिट नंबर 7. और यूनिट नंबर 7 है किसके बारे में? वाटर, राइट? पानी. One of the basic needs of human beings, हमारी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट पानी, जिसके बगैर हम जिंदा रह ही नहीं सकते. ठीक है. और इस वाटर यूनिट का जो स्पेसिफिक कॉम्प्रिहेंशन हम आज कर रहे हैं वो है न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स. न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स है एक रिवर मेकॉन्ग के बारे में जो निकलता है बेटा दुनिया की छत यानी तिब्बत से निकल के वो चाइना में एंटर होता है और चाइना से फिर वो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम और दूसरे 1-2 कंट्रीज में से घूमता हुआ नीचे जाके समंदर में मिल जाता है. अब ये जो मेकॉन्ग रिवर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट रिवर है क्योंकि बहुत सारे मुल्कों की इकोनॉमी इस स्पेसिफिक रिवर की प्रोडक्शन पे बेस करती है. बहुत सारे लोग फिशिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं और वो फिश जो पकड़ते हैं वो इसी रिवर मेकॉन्ग रिवर से है. ये जो स्पेसिफिक कॉम्प्रिहेंशन है इसमें डिफरेंट हेडिंग्स हैं और अंडर दोज डिफरेंट हेडिंग्स डिफरेंट प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड एंड द इश्यूज हैव बीन रेज्ड. इस स्पेसिफिक न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं दिया जा रहा सिवाय एक इन दी एंड कि चाइना अगर हेल्प करे या चाइना अगर कंसिडर करे तो दिस कुड हैव बीन रिजॉल्व्ड. डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट इश्यूज हैं. मैं आपके साथ साथ इनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनमें इनको डिस्कस करती हूँ. राइट. तो सबसे पहले जो इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग है वो है रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग आर्ग्यूमेंट एंड पॉइंट ऑफ व्यू. Over here, not only you are going to describe the point of views of different people, but you can describe your own point of view as well after reading those newspaper articles. बहुत difficult नहीं है, बहुत आसान है. रीडिंग करोगे बिट्टो समझ आ जाएगा. इशू ये है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए because it's a factual report without any fiction in it. कोई इसमें बहुत बड़े जिन, परियां, चुड़ैलें, भूत कुछ नहीं है. तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी ड्राई लगेगी आपको, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो यू विल नो कि व्हाट द अर्थ इज फेसिंग राइट नाउ एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स द पीपल ऑफ दीज स्पेसिफिक सिटीज आर फेसिंग. सबसे पहला जो आपका न्यूज़पेपर आर्टिकल है उसकी सब हेडिंग है रिड्यूस्ड टू अ ट्रिकल. ट्रिकल क्या होता है? एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर. इसमें ये एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि मेकॉन्ग रिवर जो है जो तिब्बत से आ रहा है उसके ऊपर चाइना ने इतने बैरेजेस और इतने डैम्स बना दिए हैं कि उसका पानी ऑलमोस्ट तकरीबन ख़त्म हो गया है और वो रिवर जो है बिल्कुल ज़मीन से जा लगा है. ना उसमें कोई पानी रह गया है ना उसमें कोई फिश रह गई है. तो जो डाउनस्ट्रीम क्या होती है? ये रिवर चल रहा है ना आपका. चलो मैं आपको ड्रॉ करके, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, हंसना नहीं. ये मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ. ये रिवर आ रहा है ऊपर से, ठीक है. लेट्स सपोज कि ये यहाँ से इनिशिएट हो रहा है, ये तिब्बत है, ठीक है. यहाँ पर आ गया आपका चाइना.
तो ये जो कंट्रीज डाउन स्ट्रीम आ रही हैं, इसके नीचे नीचे जहाँ ये जा रहा है, यहाँ की जो कंट्रीज है वो सारी डाउन स्ट्रीम कंट्रीज हैं और उनकी जो गवर्नमेंट है वो डाउन स्ट्रीम गवर्नमेंट्स है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज मेंट बाय द डाउनस्ट्रीम गवर्नमेंट्स, व्हाई आर द डैम्स सो इम्पोर्टेंट टू दीज गवर्नमेंट्स। ठीक है, इसका आंसर आप यूं फ्रेज आउट करोगे, द डाउनस्ट्रीम गवर्नमेंट्स are the governments of the countries situated at river Mekong down its stream from China। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे why are the dams so important to these governments। तो यहाँ से आप शुरू करोगे the dams are important to these governments because due to dams their fishing industry is deeply affected, and it's not only fishing industry, उनकी जो फार्मिंग है वो भी deeply affected है, because ना पानी होगा फार्म्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ना खेत उगेंगे, ना फसल उगेगी। तो ना सिर्फ उनकी फिशिंग बल्कि उनकी फार्मिंग भी बहुत डीपली इफेक्टेड है बिकॉज ऑफ द डैम बिल्ड बाय चाइना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, उसमें जो हेडिंग है उससे रिलेटेड, वो हेडिंग है मेकॉन्ग वेल बिलो प्रीवियस लो लेवल्स। ठीक है, इस हेडिंग के अंदर ये बताया गया है कि मेकॉन्ग जो है, जिसको आप लो लेवल की डेफिनेशन कहते हैं, उससे भी नीचे आ गया है। यानी कि ये रिवर इतना ख़त्म हो गया है कि नीचे से सैंड ड्यून्स और ज़मीन नज़र आने लग गई है। यहाँ पर बोटिंग करना या यहाँ पर कश्ती चलाना हैज़ बिकम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि अब वो पानी नहीं रहा है, वो सारा कीचड़ बन गया है। आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन द रिवर वाटर एंड द मड। ठीक है, जो स्वॉम्प, जो कीचड़ होते हैं, कीचड़ क्या होता है, वो पानी नहीं होता, वो ढेर सारी गीली मिट्टी होती है जो जरा ओवर गीली हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, वो क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि समराइज द ग्रोइंग प्रॉब्लम्स कॉज्ड। लेट्स रीड द फुल क्वेश्चन फर्स्ट। Let's read the first question first, okay? Summarize the growing problems caused by the low level of the Mekong River. अब इस स्पेसिफिक सब हेडिंग के नीचे ये दिया गया था कि जो लो लेवल्स है मेकॉन्ग रिवर का, उसने इफेक्ट किया है डायरेक्टली उनकी फार्मिंग को और उनकी फिशिंग को। द फार्मर्स कांट ग्रो देयर क्रॉप्स बिकॉज दे डोंट नो वेदर the river are going to overflow once। ठीक है, रिवर बैंक्स के जो सराउंडिंग एरियाज होते हैं ना, वो बहुत फर्टाइल सॉइल होती है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और उसके अंदर खेती आराम से उग सकती है। लेकिन वो वहाँ इसलिए नहीं उगा सकते थे कि कभी अचानक से उसमें ज़्यादा पानी आ गया तो। और फिशिंग इसलिए इफेक्ट हुई कि जब पानी ही नहीं होगा तो मछलियाँ किधर होंगी, जब मछलियाँ नहीं होंगी तो वो कब अंडे देंगी, उसमें से कब बच्चे निकलेंगे और कब और फिश आएगी। तो इस तरह से ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं। आप इसका आंसर यूँ फ्रेज आउट करोगे कि आप ये लिखोगे समराइज द ग्रोइंग प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द लो लेवल। आप ये लिखोगे द ग्रोइंग प्रॉब्लम्स, यहाँ से शुरू करोगे, the growing problems caused by the low level of Mekong River are farming and fishing।
farmers can't grow crops because they are scared of river being overflown or overflooded one day. And since there are no water, no fish grew or spawn. So the fishing industry is completely wiped off. ठीक? We move on to the next question now. But before moving on to the next question, I want to clarify one thing, that I have written the helping words and phrases on the board. इसलिए कि मैंने आपको verbally आंसर दे दिया है. आप मुझे रोक रोक के ना, आपके पास पावर है मुझे रोकने की, मुझे रोक रोक के ना ये सुन के लिख लो. ठीक है? अच्छा, devastating consequences of Chinese dam building, ये आपका नेक्स्ट हेडिंग है. और इस हेडिंग के अंदर आपको वो कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं जिनकी वजह से चाइनीज डैम बिल्डिंग जो है कंडेम की जा रही है, डिसअप्रूव की जा रही है. यानी वो कॉन्सिक्वेंसेस के जो कि क्रिएट हुए हैं डैम बिल्डिंग के बाद. और क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बिल्डिंग दीज डैम्स. तो जो प्राइमरी पर्पस है इन डैम्स की बिल्डिंग का वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाना. तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको यूं लिखेंगे, द प्राइमरी पर्पस ऑफ बिल्डिंग दीज डैम्स इज टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू हाइड्रो पावर generators that can be exported as well. यानी कि वो दूसरे मुल्कों को भी इलेक्ट्रिसिटी दे के उनसे पैसे कमा सकते हैं. नेक्स्ट जो आपकी सब हेडिंग है वो है वर्ल्ड बैंक्स बैक डैम बिल्डिंग स्कीम्स. यानी वर्ल्ड बैंक जो है वो डैम बिल्डिंग स्कीम्स को बैकअप करता है, उनको प्रमोट करता है, उनको इनकरेज करता है. ठीक है? इस सिलसिले में जो आपसे सवाल पूछा गया है वो ये है, what argument do the international banks use for their support of dam building schemes? The argument international banks use for their support for dam building schemes is that they are providing jobs. ठीक है? फंडिंग, electricity. So these are the arguments that they are using in support. आप इसको यूं phrase out करोगे, the arguments international banks use for their support of dam building schemes are that they are providing jobs and they are funding the countries to be economically stable, to be economically better, and they are providing electricity to all and sundry. Next question है, do you think this argument is valid? Well, we don't think that this argument is valid because this argument is based on the graves of all those farmers and fishermen whose life is dependent upon these two industries. ठीक है? आप इसको यूं लिखोगे कि no, I do not think, no, I don't think this argument is valid because we cannot build our castle on other people's graves.
यानी हम अपना घर दूसरों की कब्रों पर नहीं बना सकते। तो because of those dams and electricity, many farmers are getting jobless. They are being starved. They are getting poor because their livelihood is dependent upon their farming and their fishing. And since they cannot do so, thus they are losing their lives and their economy. ठीक है, ये सब कुछ आप इस आंसर में लिख सकते हो। नेक्स्ट जो उन्होंने एडअप किया है वो ये है, हु डू यू थिंक आर द विनर्स एंड लूजर्स इन दिस डैम बिल्डिंग स्कीम? द विनर्स इन दिस डैम बिल्डिंग स्कीम आर डेफिनेटली द वर्ल्ड बैंक एंड चाइना गवर्नमेंट। ठीक है, वी कैन से दैट द वर्ल्ड बैंक and Chinese government are the winners, and the losers are the farmers and fishermen. With this we move on to the last question. Last question आपका है last heading जो cumulative impact से है। ठीक है, और इस लास्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, हाउ डज माइक बर्ड ऑफ ऑक्सफैम व्यू द डैम बिल्डिंग स्कीम्स? आगे भी है ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर हम इसका आंसर देते हैं। ठीक है, चलो शुरू से पढ़ लेते हैं। ठीक है, how does Mike Bird of Oxfam view the dam building schemes? Why is it difficult for his organization to make improvements? Well, he thinks that these dam building schemes are basically taking away the livelihood of many farmers and fishermen. You phrase out karoge ke Mike Bird of Oxfam views the dam building scheme as a source taking away the livelihood of many fishermen and farmers. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन टू मेक इम्प्रूवमेंट? तो यहाँ से आप शुरू करोगे, इट इज डिफिकल्ट फॉर हिज द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक इम्प्रूवमेंट्स एज it is all dependent upon the decision that China takes. समझ आ गया है? आई होप कि मैंने सब हेडिंग्स के क्वेश्चंस के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन समझाया है, आपको समझ आया होगा, राइट? जो लास्ट में इस कॉम्प्रिहेंशन के हाफ सोल्यूशन दिया हुआ है वो यही सोल्यूशन दिया हुआ है कि somebody should talk to China to stop building so many dams, right? नेक्स्ट आपके हैं वोकैबुलरी क्वेश्चंस, और इसमें सबसे पहले आपको ये डिफरेंस बताया गया है डैम और डैम का। सिर्फ एन ऐड करते हैं जो यहाँ साइलेंट है, लेकिन मीनिंग्स जो दोनों की हैं वो बिल्कुल चेंज्ड है। ये डैम है बैरियर बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू स्टॉप इट्स फ्लो। Pakistan desperately need to build more dams in order to satisfy or in order to fill up the energy demand of the country. ठीक है, dam to condemn or sent to eternal punishment by Allah Almighty. Those who astray are damned by Allah Almighty to be sent to the hell. ठीक है, with impunity, without punishment, China can do whatever it wants with the waters running in its country with impunity. The word water
has been taken out from the word hydro, which is an ancient Greek word. ठीक है, और ये hydro से फिर ये further develop हो गया hydro. आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया था कि आप फाइंड आउट करें वो वर्ड जो हाइड्रो रूट वर्ड से शुरू हुए हुए हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन में. मैंने वो फाइंड आउट कर दिए. हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रो पावर. हाइड्रोलॉजी इज द एनर्जी दैट इज जनरेटेड बाय द वाटर. ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द flowing of water, and hydropower the energy generated through the usage of water. right? बी में आपको कहा गया था इन तीनों को एक्सप्लेन करें, वो मैंने कर दिया. सी में आपसे कहा गया था कि 3 लफ्ज हाइड्रो रूट वर्ड से आप बनाएं और उनको एक्सप्लेन करें. पहला है हाइड्रोबायोलॉजी. हाइड्रोबायोलॉजी वो साइंस होती है जिसमें कि आप पानी के अंदर मौजूद तमाम के तमाम जानदार और पौधे उनकी स्टडी करते हैं. ठीक है, फिर है हाइड्रोऑक्सीक्लोरीन. उसका फॉर्मूला है C5H9NO3. इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स जो आपकी बॉडी को एनर्जी देती हैं. और नेक्स्ट है हाइड्रोग्राफ. हाइड्रोग्राफ वो ग्राफ होता है जो पानी के फ्लो और उसकी थिकनेस और कंसिस्टेंसी उसके टाइम के साथ रिलेटेड ग्राफ बनाया जाए, वो होता है हाइड्रोग्राफ. फिर आपकी वोकैबुलरी 2 जो एक्सरसाइज है उसमें आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं और आपसे कहा गया है कि इनकी मीनिंग्स निकालें. मैं आपको सेंटेंस भी कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ. ठीक है, अनटच्ड. अनटच्ड का मतलब होता है नॉट हैंडल्ड, यूज्ड और टेस्टेड. ठीक है, एज आई ओपन्ड माई cupboard that I found a new shirt untouched which I had forgotten that I had bought. ठीक है, tributary, a river stream falling into a large river. कई दफ़ा ऐसा होता है कि रिवर की ट्रिब्यूटरीज बना दी जाती हैं ताकि आसपास के तमाम जो खेत खलियान हैं उनको पानी दे दिया जाए. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिंध-तास अग्रीमेंट द 2 flowing rivers of Pakistan were divided into many tributaries. Second is cumulative. Cumulative means increase in quantity, degree and force. The cumulative strength of Pakistan army compelled the enemy to retreat. Next is affect. ठीक है, ये affect है verb और ये effect है noun. ठीक है, having an effect on. ठीक है, my advice had not affected him in any manner. ठीक है, so he remained wrong in all his doings. Third, जो vocabulary exercise है उसमें भी आपको words दिए हुए थे और आपने उनके meanings find out करने थे जो मैंने आपको कर दिए. 1 plus is I'm going to construct sentences as well, right? Plateau. Plateau is an area of fairly level high ground. पहाड़ों के ऊपर एक लेवल जो एरिया होता है ना वो होता है plateau. So the mountaineers had encamped on a plateau near the summit of K2. Ecological. Ecological होता है relating to biomass. Biomass होता है उस तकरीबन एरिया की तमाम फ्लोरा और फौना. फ्लोरा होती है वेजिटेशन, फ्लोना होते हैं एनिमल्स. ठीक है, तो we can say that according to the ecological survey we are losing a lot of animals at a rapid rate. या हम यूं कहेंगे कि the ecological survey has explained that a lot of animals have become endangered. भी हैं, आगे और भी हैं. चलो, C is spawn. spawn होता है फिश का. जब फिश अपनी एग्स ले कर रही होती हैं तो उस सीजन को स्पॉनिंग सीजन कहते हैं और वो फिश का स्पॉनिंग सीजन होता है. ठीक है, सो जुलाई एंड अगस्त आर स्पॉनिंग सीजन, देयरफॉर we are generally asked not to eat fish. Flash floods. Flash floods होते हैं अचानक से जो लोकल फ्लड्स आ जाते हैं.
Pakistan needs to take a lot of precautions in the monsoon weather in order to be protected from flash floods. Generations are all the people living or being born in one time, यानी कि जो मेरी डेकेड में पैदा हुए थे वो मेरी जनरेशन है, ठीक है, जो आपके डेकेड में हुए थे वो आपकी जनरेशन है. The generation of today is generally called as the Y generation because all they can speak or say is why, right? अब आ जाता है relocation. Relocation, as the name suggests, is an action of moving to a new place, ठीक है? We need to relocate all these trees before making the pavement in order to protect the environment. And the last is dams, barrier to hold water or reservoirs to generate electricity. वो जो E है ना जिसके ऊपर मैंने डैश डाल के इलेक्ट्रॉन बनाया हुआ है वो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. तो आप यूँ कहेंगे कि पाकिस्तान नीड्स टू बिल्ड मोर डैम्स इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट. जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था वो आपसे कह रहा था कि ये वर्ड्स दिए हुए इनके सेंटेंसेस बनाएं. अगर आप देखोगे तो ये वर्ड्स जो दिए हुए हैं इनके नीचे एक बहुत बड़े से ब्लॉक के अंदर इन्हीं वर्ड्स की मीनिंग्स भी दी हुई है और सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं. कोशिश करती हूँ कि वो सेंटेंसेस ना रिपीट करूँ, लेकिन हो सकता है मैं कर दूँ, ठीक है. तो पहला वर्ड है impoverish. Impoverish का मतलब है to make poor. The long drought has left the mud impoverished and now it has become impossible to grow anything in the soil. impoverished होता है past tense, ठीक है. तो the soil that was impoverished with the long drought was made fertile by adding new fresh soil on the top. Poverty, the state of being poor. Pakistan needs to work hard on the poverty scale that is rapidly increasing in the country. And then poor, to have insufficient money or material goods. It is not only a social compulsion for us to help the poor, but it is a sunnah as well. Impoverishment, the state of being impoverished, ठीक है. We must eradicate poverty in order to bring out Pakistan from the state of impoverishment that it is quickly inclined to enter into. Alright, let's quickly recapitulate today's lesson. What did we do? We did the comprehension question and answers of Unit 7, Water in general and newspaper articles in specific. We learned all about the dams being built on the Mekong River that flows from Tibet to China to the next downstream countries, Laos and Vietnam, and so on and so forth. Along with that, we did a lot of vocabulary and learned the new words that are coming out or formed from the root word hydro. हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, लेकिन याद रखो कि आपके साथ एक मेरी रिक्वेस्ट है जो सारी उम्र चलनी है. मुझे और जितने लोग यहाँ पर हैं उन सबको अपनी दुआ में शामिल रखना, ठीक है. हमारे लिए भी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी रखना. जब तक मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ तब तक के लिए फायजा नदीम को इजाज़त दो. अल्लाह हाफ़िज़.